हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार इनको जरूर देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रखी गई है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। कोई बड़ी संस्था होती है, उसके द्वारा भारत की कोई अनुमानित जीडीपी दर, विकास दर घोषित की जाती है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 7.3% रखी गई है। IMF के बारे में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसकी स्थापना पूछी जाती है 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है वाशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान में निदेशक जो हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिविया। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्धसैनिक बल द्वारा वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 यात्रा शुरू की जा रही है। तो वंदे मातरम तटीय साइक्लोन 2026 यात्रा CISF अर्धसैनिक बल है। आप सबने देखा होगा, ये औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा करता है और भी जगह भारत के अंदर ये सुरक्षा के रूप में तैनात रहता है। तो इस अर्धसैनिक बल के द्वारा वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 यात्रा शुरू की जा रही है। तो इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है और सबसे ज़्यादा तो CISF के वर्तमान जो महानिदेशक होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो प्रवीर रंजन है, जनवरी माह में ये अपॉइंट हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रवीर रंजन, तो इनका ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। सेवा सुरक्षा भाईचारा इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किन देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। तो RBI के द्वारा ब्रिक्स के जो देश हैं इनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनकी जो सेंट्रल डिजिटल करेंसी है इसको आपस में जोड़ने का प्रस्ताव RBI के द्वारा दिया गया है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 महीने की समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना हुआ है। तो 10 महीने की यह समुद्री अभियान है लोकायन 26। इस पर भारतीय नौसेना का जहाज INS सुदर्शनी रवाना हुआ है। किस भारतीय बीजिंग ओलंपिक मेडलिस्ट का एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य अपॉइंट किया गया है। तो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के सदस्य बने हैं विजेंदर सिंह, मुक्केबाज विजेंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटिनो गारावानी ये नाम ध्यान रखना है। इनका 93 ईयर में निधन हो गया। तो ये एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे। ये किस देश के थे? तो ये इटली के थे। देखिए, निधन से रिलेटेड कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपने देखा अमेरिका के बहुत पूर्व राष्ट्रपति थे, उनसे रिलेटेड पैट में उनके निधन से क्वेश्चन बन गया था। कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को उसके स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो संचार मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था है C.DOT। इसको स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 दिया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। भारत के द्वारा पहली बार कोई ग्लोबल इंडेक्स तैयार किया गया है। तो ये पहला भारत के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026। इसमें भारत को रैंक है 16वीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 16वें नंबर पर है भारत। इसमें 154 देशों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, 100% मैं कहूँगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम किसे माना गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। इसके अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम साइबर सुरक्षा को माना गया है। किस भारतीय राज्य ने अधिनियम के पारित होने के लगभग 25 साल बाद पैसा एक्ट 1996 के नियमों को लागू किया है। तो ये 1996 में आया था पैसा एक्ट, इसी से क्लियर हो रहा है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता पैसा अधिनियम कब आया था, तो आपको ध्यान रखना था 1996 में आया था। तो 25 साल बाद इसके जुड़े हुए नियमों को लागू किया गया है झारखंड में।
देखिए पैसा एक्ट से क्वेश्चन बनेगा, अभी आपका यूपीएसआई का एग्जाम भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा आप, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एक्ट। तो इससे समझ में आ रहा है कि शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड है, ये अनुसूचित जातियों से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है ये पैसा एक्ट। इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। कब आया था? 1996 में आया था, जिसका पूरा नाम हिंदी में कहें तो पंचायत उपबंध अधिनियम है। अनुसूचित क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। भारत के आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन सुनिश्चित करने वाला एक क्रांतिकारी कानून है। पूछा जा सकता है कि भारत के आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन सुनिश्चित करने वाले कानून का नाम क्या है? पैसा एक्ट। 24 दिसंबर 1996 को भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पैसा एक्ट को लागू किया गया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पूछ लिया जाएगा पैसा एक्ट किस समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 में पंचायत से जुड़े प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है? पैसा एक्ट या पैसा अधिनियम। यह कानून ग्राम सभा का व्यापक अधिकार देता है। गांव से जुड़े निर्णयों में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करता है उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियां हैं। जनजातीय समुदाय को उनके पारंपरिक प्राकृतिक संसाधनों जैसे लघु वनोपज, गौड़ खनिज पर नियंत्रण और प्रबंधन का कानून अधिकार प्राप्त है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य है पैसा एक्ट के तहत, ताकि आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल होने से बचाया जा सके। वर्तमान में यह कानून कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में है। ये जरूर ध्यान रखना है, आंकड़ा पूछा जाता है। कौन कौन से राज्यों में है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये नाम भी ध्यान रखने होंगे। अगर आप अच्छे लेवल के आरओ, एआरओ, आप वीडियो इस तरीके के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये नाम भी 10 के 10 आपको पता होने चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस समूह के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है जिसे मदर ऑफ डील्स कहा गया? तो ये हो चुकी है मदर ऑफ डील्स, यूरोपियन यूनियन के साथ। इसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र का अधिकार भारत को यूरोप के साथ हो गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में ये डील की गई है। आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन की ही 2 संस्थाएं हैं, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद। इसके अतिथि मतलब इसके हेड, जैसे यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन परिषद के राष्ट्रपति आपके एंटोनियो कास्टो, ये मुख्य अतिथि थे रिपब्लिक डे 2026 पर। तो उसी दौरान ये सब डील हुई हैं। इनसे जुड़े हुए आगे भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाल ही में स्ट्रैप्ड टाइगर बटरफ्लाई, तो ध्यान रखिएगा ये किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित हुई है? तो किसी प्रदेश ने राज्य तितली घोषित की है। वैसे भी कोई भी प्रदेश राजकीय जीव, राजकीय पक्षी, राजकीय फूल कुछ घोषित करता है तो वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये पहली बार राज्य तितली घोषित किया गया है स्ट्रैप टाइगर बटरफ्लाई को, चंडीगढ़ की राज्य तितली। नेक्स्ट है, सेबी ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी दी है? तो ये फोन पे को आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी के द्वारा दी गई है। किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया? तो ऑपरेशन प्रहार ध्यान रखना है, गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए है, पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया अभियान। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये 2000 किलोवाट प्रति घंटे। हाल ही में स्थलाकृत डेटा के डिजिटलीकरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्थलाकृत जो डेटा है इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने समझौता किया है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ, DIBD, ध्यान रखिएगा DIBD के साथ। हाल ही में नासा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसने किस वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री की 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति, यानी कि इनके सेवानिवृत्ति को क्या कहेंगे, रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये हैं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जी।
ये फंसी रही थी अंतरिक्ष में बहुत लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। अभी ये भारत के दौरे पर भी रही थी। अभी ये करीब 20 जनवरी से लगभग 25 जनवरी तक भारत के दौरे पर थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये केरल साहित्य सम्मेलन हुआ है 22 जनवरी से आपका ये 26 जनवरी तक, इसकी मुख्य अतिथि रही। इसी के कारण ये भारत के दौरे पर आई थी। इन्होंने दिल्ली में भी कुछ स्टूडेंट्स जो स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको संबोधित किया था, काफ़ी चर्चा में थी। एक पॉडकास्ट भी वायरल हुआ राज समानी के साथ इनका। तो इनका रिटायरमेंट हो चुका है अभी, ये ध्यान रखिएगा। और ये रिटायरमेंट लागू कब से हुआ है ये भी ध्यान रखना है। 25 दिसंबर 2025 से नासा ने कहा है इनका रिटायरमेंट माना जाएगा। ये घोषणा बाद में हुई रिटायरमेंट की, जनवरी में 20 जनवरी को करीब, जब ये भारत में ही थी उपस्थित। तो इस तरीके से ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे के डंपिंग स्थल की संख्या 0 है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती, इसका कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ? तो जनवरी माह में ये दोस्ती संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होने वाला। इसका 17वां संस्करण हुआ। हाल ही में भारत सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच किसे अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एमेलिया वॉलवर्डे। इनकी इमेज भी लगाई है मैंने जिससे कि आपको ध्यान में रह जाए। तो भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम की कोच बन गई हैं एमेलिया वॉलवर्डे, ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं। उम्मीद है इस इमेज को देखने के बाद आप ये क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर लेंगे, कुछ हेल्पफुल रहेगी ये इमेज आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में DRDO के द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया गया है, हो चुका है ये? तो ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है DRDO के द्वारा। DRDO के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, 1958 में सॉरी। और उसके बाद ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है। इसके अलावा 77वां वर्षगांठ मतलब गणतंत्र दिवस मनाया गया, 76वीं वर्षगांठ थी। ये सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2026 से हटने के बाद बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये। तो ये स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। बांग्लादेश ने IPL देखने पर भी अपने देश में प्रतिबंध लगा दिए हैं, ऐसी भी कुछ न्यूज़ हैं। उसके बाद बांग्लादेश ने हट गई IPL से। तो IPL T20 विश्व कप की बात हो रही है यहाँ पर, IPL थोड़ा स्किप हो गया, टंग ऑफ स्किप, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो ये 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहाँ से हैं, किस तरीके के, क्या क्या ये क्वेश्चन बनेंगे। अब आपकी जो जनगणना हो रही है 16वें नंबर की हो रही है, आपको पता है। और यहाँ से आपके अभी तक 2011 के आंकड़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अब 2027 में जो जनगणना हो रही है 16वें नंबर की, उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे और आगे इसी से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। जनगणना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो इस पर डिटेल में एक वीडियो करेंगे किस तरीके से क्या है। तो ये यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हमने ऐड किया है, जनवरी माह में ये आया था कि जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। हाल ही में खबरों में रही कमला और पूसा DST किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? तो ये नई जीनोम संपादित किस्में हैं धान की, इनका नाम है कमला और पूसा DST, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किस संस्था को चुना गया? तो ये है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी भी है, उसमें भी ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। तो स्पेशल कैटेगरी में व्यक्तिगत श्रेणी में ये लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के को मिला है। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट ध्यान रखने हैं। सीता अशोक सैल्के को इसलिए मिला है, केरल के वायनाड में 2024 में जो विनाशकारी भूस्खलन हुआ था उसमें इनके द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम किया गया था, इसके लिए। तो ये पुरस्कार पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो ये एक तो मिला है संस्था जिसको नाम है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और एक व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक सैल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस नए परिसर का उद्घाटन किया है जिसमें शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है? तो शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों संग्रह के लिए एक नया परिसर ओपन हुआ है राष्ट्रपति भवन में, जिसका उद्घाटन 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नाम दिया गया है इस परिसर का ग्रंथ कुटीर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये भारत 6ठे स्थान पर रहा है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट, जिसे शिलालेख कला भी कहते हैं, किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई है? तो ये इंडोनेशिया के मुना द्वीप पर खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट। तो ये पूछा जा सकता है मुना द्वीप कहाँ पर है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडोनेशिया में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई? यूपी स्पेशल में भी ध्यान रखिएगा, एक मैं तैयार कर रहा हूँ वन लाइनर यूपी के स्पेशल, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल के एमसीक्यू के लिए भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, वो भी आपको दूंगा, कोशिश करूंगा यूपीएससी से पहले ही वो आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो ये योजना है एक जनपद एक व्यंजन, तो ये आपको ध्यान रखना है, अमित शाह जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को होता है, उसी दौरान ये हुआ था घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा बलों ने झारखंड के सारंडा जंगल में, तो ये तो ध्यान रखिएगा सारंडा जंगल कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। तो सारंडा जंगल में किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया? तो ये ऑपरेशन मेगाबुर चलाया गया भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा झारखंड के सारंडा जंगल में, जिसमें माओवादियों को हटाने के लिए चलाया गया, मतलब खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी में जोमेटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली जो मूल कंपनी है एटर्नल, जैसे मेटा है फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टा के लिए मूल कंपनी, वैसे ही जे जोमेटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी है जिसका नाम है एटर्नल लिमिटेड। इसके सीईओ कौन बन गए हैं? इस तरीके से ये क्वेश्चन है। पहले जो सीईओ थे वो दीपेंद्र गोयल थे, अब वर्तमान में सीईओ हैं जोमेटो, ब्लिंकिट और की मूल कंपनी एटर्नल के अलविंदर ढींढसा, ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस इतिहास में 3 अलग अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में 100+ मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, ध्यान रखने। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 को संस्कृत, पर्यटन और एआई का वर्ष मनाया जाएगा। लोकसभा के बजट सत्र 2026 से सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की गई है? नई प्रणाली शुरू की गई है सांसदों की प्रेजेंट लगाने से संबंधित। लोकसभा का बजट सत्र अभी वर्तमान में चल ही रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम दिया गया है डिजिटल उपस्थिति प्रणाली। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार किस जानवर की नई प्रजाति ब्रांट की खोज की गई? तो ये जानवर है हेजहोग, बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, लेकिन इसके जो ऊपरी परत है वो पूरी तरीके से कटीली है। इसका एक वीडियो भी था एक्स अकाउंट पर, वो मैंने देखा, पूरी तरीके से गोल गोल हो रखा था, पता ही नहीं चल रहा था ये जीव है क्या है। फिर इसमें हलचल शुरू हुई, इस तरीके से बहुत अलग तरीके की साउंड भी कर रहा था। तो हेजहोग ये प्रजाति है, जम्मू कश्मीर में खोजी गई है, अब तक भारत में नहीं पाई जाती थी, जनवरी 2026 में ये पाई जाने लगी या मिली है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा बना? टाइम्स हायर एजुकेशन में शीर्ष 100 में केवल एक भारतीय संस्थान शामिल है, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ध्यान रखिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी बैठक हुई है, वार्षिक बैठक जो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रतिवर्ष होती है, तो जनवरी माह में हुई है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में। ये पूछा जाता है कहाँ पर होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक, तो ये दावोस में होती है, तो यहीं पर ये इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ध्यान रखिए 1971 में स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा के कॉलोनी में है। और इससे भी इम्पोर्टेंट इसकी वार्षिक बैठक कहाँ पर होती है? तो दावोस में होती है, जो जनवरी 2026 में हुई भी है लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन DC में।
दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों की पहचान करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं? तो ये अंजना लेंस कंपनी है। इसके साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों की पहचान के लिए एक स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं। तो ये अंजना लेंस के साथ। भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026, क्या नाम है गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास का? तोपची 2026 भारतीय सेना का है वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शनी अभ्यास है तोपची 2026। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से ये लर्न हो जाए। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये महाराष्ट्र के नासिक देवलाली में आयोजित हुआ है तोपची 2026, जो भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो प्रमुख नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कास्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो यूरोपियन यूनियन की दो संस्थाएं, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला डेर वॉन लेयन और यूरोपियन परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो कास्ट शामिल हुए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कई पॉइंट हैं, इसमें भी ऐड किए हैं। इसके अलावा आप कहेंगे तो उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, अलग से आपको उसकी पीडीएफ दे देंगे, इसी तरीके की वन लाइनर वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे गणतंत्र दिवस 2026 की थीम पूछ ली गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग झांकियों की भी अलग अलग थीम होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट झांकियों की इसमें आपको देखने को मिलेगी, वो मैंने आपको बता दी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो गणतंत्र दिवस की ऑल ओवर पूरी थीम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम पर केंद्रित है। कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो थीम का तो कहते हैं वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, जब इसके 150 वर्ष हुए थे तब मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है, वो जरूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं मैंने वंदे मातरम से रिलेटेड A to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आप सबको पता होना चाहिए, मतलब पद्म पुरस्कार जो हैं उनकी घोषणा हो गई है। 5 पद्म विभूषण मिले हैं, 13 पद्म भूषण मिले हैं और आपके 113 पद्म श्री प्रदान किए गए हैं। अब ये सब तो आपको याद करने नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो इस वन लाइनर में है। इसके अलावा भी कुछ पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, एंड तक देखिएगा इसको। तो ये VS अच्युतानंद, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2026 में किस भारतीय टेनिस दिग्गज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो विजय अमृतराज। 2026 में किस भारतीय हॉकी गोलकीपर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? सविता पूनिया। 9 पद्म पुरस्कार खेल क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की किन 2 महिला अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अभी आपको नाम ध्यान रखने हैं, दिलना के लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, दिलना के और रूपा ए, इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सब गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान ही सब घोषणा होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहती है पूरे वर्ष के एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है आपको। किस अमेरिकी पर्वतारोही ने ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ताइवान की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ताइपे 101। फिर बच्चों को लगता है कि यूनिक सा क्वेश्चन है, कैसे पूछ लिया गया, लेकिन ऐसे ही पूछा जाता है। तो इस इमारत पर बिना रस्सी के चढ़ाई किसने की है? तो हेलेक्स होनल्ड, इनके द्वारा की गई है। 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव, इसका नाम दिया गया भारत पर्व 2026। इसका उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ पर किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के लाल किला में। नई दिल्ली का जो लाल किला है इसको भी शाहजहां ने बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, जबकि जो आपका आगरा का लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये ध्यान रखिए, अगर ये हिस्ट्री से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये पूछे जाते हैं, ये सब पूछे गए क्वेश्चन, पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? आयुष मंत्रालय वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने आयुष दिवस भी घोषित कर रखी है 23 सितंबर को। तो इसकी झांकी का नाम था आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है ये। आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र, आयुष मंत्रालय की झांकी का रिपब्लिक डे पर थीम था। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के स्ट्रोबेलेथिस राइटेसी नामक एक नई प्रजाति की पहचान की, यह किससे संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है पुष्पीय पौधा है, ध्यान रखिएगा।
इस तरीके का ये पुष्पीय पौधा है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई स्ट्रोबैलेथिस राइटेसी एक पुष्पीय पौधा है। यह एकैंथियंसी परिवार से संबंधित है और आमतौर पर सदाबहार वनों में 1600 मीटर की ऊंचाई पर झरनों के पास और खुली पहाड़ी ढलानों पर पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत की पहली लेप्रोस्कोपिक व्हीकल सर्जरी सफलतापूर्वक की? तो ये एम्स दिल्ली में की गई है और पहली रोबोटिक सर्जरी भी भारत में एम्स दिल्ली के द्वारा ही सफलतापूर्वक की गई थी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने सूर्य के भीतर के चुंबकीय क्षेत्रों का पहला 3D मानचित्र बनाया? तो IIT कानपुर के स्टूडेंट्स शोधकर्ताओं के द्वारा ये बनाया गया। 24 से 26 जनवरी 2026 तक मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस का विषय, तो ये विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम है, ये उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी किस विषय अभियान थीम का प्रदर्शन किया? कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र बलों की झांकी का थीम पूछा गया है यहाँ पर। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इनकी थीम थी। तो ऑपरेशन सिंदूर जॉइंटनेस के माध्यम से विजय, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई थीम किसकी थी? सशस्त्र बलों की झांकी की। वेरी इंपॉर्टेंट। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना की झांकी का विषय क्या रखा गया? एक सशस्त्र राष्ट्र के लिए सामर्थ्यवान नौसेना, ये ध्यान रखिएगा। एक सशस्त्र राष्ट्र के लिए सामर्थ्यवान नौसेना, नौसेना से जुड़ी हुई ये थीम है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट थीम लगी हैं मुझे वही सब इस वन लाइनर में ऐड की हैं। इसके अलावा भी आप कहेंगे तो जितने भी प्रदेशों की अलग अलग झांकियां हैं, अलग अलग संस्थाओं की जिस तरीके से, वो सब आपको बता दी जाएंगी। एक अलग वन लाइनर उसके लिए बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा मंत्रालय नए न्याय संहिताओं और उनके कार्यान्वयन पर आधारित झांकी प्रस्तुत की? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? तो इस चैटबॉट का नाम है पंचम। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ा हुआ चैटबॉट पंचम यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च हुआ। हाल ही में समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में चर्चा में रहा पांडोह बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ब्यास नदी पर है ये पांडोह बांध। ये कुछ इसका जल से रिलेटेड विवाद था पंजाब राज्य के से, तो इसलिए पूछा क्वेश्चन इसमें ऐड आया या पांडव नदी बांध चर्चा में आया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अब तो बनेगा एग्जाम में कि पांडव बांध किस नदी पर है? तो ये ब्यास नदी पर है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चा में रहा पिग्मी हॉग को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया पिग्मी हॉल को। किस राज्य में हर जिले में रोजगार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना शुरू की गई है? हर जिले में रोजगार क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक योजना लाई गई है जिसका नाम है सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना, उत्तर प्रदेश राज्य में। संथाली साहित्य में योगदान के लिए पश्चिम बंगाल के किस लेखक को पद्मश्री 2026 दिया गया है? तो संथाली साहित्य में योगदान के लिए पश्चिम बंगाल के लेखक हैं रविलाल टुडू। इनका नाम भी काफ़ी यूनिक लगा मुझे, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कुछ यूनिक नाम होते हैं, उन्हें एग्जाम पेपर बनाने वाला पकड़ता है और वहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो रविलाल टुडू पश्चिम बंगाल के संथाली साहित्य में योगदान देने वाले लेखक हैं। इन्हें वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री दिया गया है। अब पूरे 113 पद्मश्री तो आप याद नहीं करेंगे, ना ही पूछे जाएंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए किन दो प्रमुख भारतीय क्रिकेटरों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर। ये आप जानते हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम के कप्तान है, रोहित शर्मा मेंस के। इस तरीके से हाल ही में चर्चा में रहा सिद्दी बादशाह समुदाय जो मूल रूप से अफ्रीकी वंश का है, भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये अफ्रीकी वंश का है, गुजरात में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट है सिद्दी बादशाह समुदाय। स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लगेगा जैसे लोक नृत्य पूछे जाते हैं, कुछ आपके वाक्यांश पूछे जाते हैं, वैसी तरीके से कि सिद्दी बादशाह समुदाय
भारत के किस राज्य में पाया जाता है? सीधे सीधे तो ये गुजरात में पाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये आप जानते हैं भारतीय हैं ये स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले। तो राकेश शर्मा भी गए थे, वो स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। इस तरीके से दूसरे हैं, वैसे ये पहले हैं। तो शुभांशु शुक्ला यूपी के और हैं, ये यूपी वाले एग्जाम में विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी इनको दिया गया है। ये सारे पॉइंट हैं, ध्यान रखने हैं। तो ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुभांशु शुक्ला, आपके एग्जाम में बार बार आपको ये क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो मतदाता दिवस 2026 की थीम पूछी गई यहाँ पर, मेरा भारत मेरा वोट। 25 जनवरी को आप जानते हैं मतदाता दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है भी यहाँ पर 25 जनवरी 2026 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मनाए गए 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का नारा क्या था? देखिए एक थीम है मेरा भारत मेरा वोट, जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम है, मेरा भारत मेरा वोट। एक नारा दिया गया, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखने हैं और दोनों से ही क्वेश्चन बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नारा क्या है? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, ये ध्यान रखिएगा। और 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। मानव तस्करी से 1500 से अधिक बच्चों को बचाने के लिए किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, चंदना सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए यहाँ पर, स्टार विस्टार लगा दीजिए जो भी लगाएं। तो इनको चंदना सिंह को, इंस्पेक्टर हैं ये आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, इस तरीके से रेलवे पुलिस बल, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप। चंदना सिंह नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कुल 400 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये नोवाक जोकोविच ने बनाया। खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कोच को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये व्लादिमीर मेस्टविरेस्ली हैं। इन्होंने भारत में कुश्ती के खिलाड़ियों को कोचिंग दी है, इसलिए इनको वर्ष 2026 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट नाम है। गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम के 150 वर्ष विषय को प्रदर्शित किया? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये तो गणतंत्र दिवस की थीम है ही, इसको संस्कृत मंत्रालय ने भी इसी विषय के साथ मतलब प्रदर्शन किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना के किस कोर ने जानवरों के अपने दस्ते का प्रतिनिधित्व किया? रीमाउंट और पशु चिकित्सा कोर, ये ध्यान रखिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी संघ सैन्य टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया? तो ये यूरोपियन यूनियन की संघ सैन्य टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये भी। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा विकसित किस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहली बार प्रदर्शन किया गया? सूर्यास्त्र नाम दिया गया इसको। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने 100% डिजिटल साक्षरता और ग्रीन मोबिलिटी को प्रदर्शित किया? तो केरल की राज्य झांकी ने किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहते हैं एनएसटी, नेशनल स्कूल ड्रामा, द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के किस संस्करण का हाल ही में नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया? तो ये 25वां संस्करण है। इसकी थीम रखी गई संवाद संस्कृतियों का, इंपॉर्टेंट है। एनएसटी की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसटी के वर्तमान में परेश रावल अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं परेश रावल, ये एक्टर हैं, राजनेता भी हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं। तो ये वर्तमान में एनएसटी के अध्यक्ष हैं। और चित्तरंजन त्रिपाठी वर्तमान में एनएसटी के निदेशक हैं। दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए, अध्यक्ष ज़्यादा पूछा जाता है। और ये नई दिल्ली में है एनएसटी, इसकी स्थापना 1959 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये यूरोपियन यूनियन के साथ किए हैं। यूरोपियन यूनियन, इसी को मदर ऑफ डील कहा गया है। और यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। मॉस्ट्रिक्ट संधि लागू हुई थी, मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत। इसका उद्देश्य यूरोप के देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना, शांति बनाए रखना और सदस्य देशों के बीच एकता और समृद्धि लाना था।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की किस पहल को हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रॉज एडलमैन पुरस्कार 2026 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है? तो ये अन्न चक्र पहल है, वेरी इंपॉर्टेंट। शोधकर्ताओं ने हाल ही में भारतीय हिमालय क्षेत्र में हेमिलेसिनम इंडिकम नामक एक अज्ञात प्रजाति की खोज की है। यह किससे संबंधित है? तो हेमिलेसिनम इंडिकम ये एक मशरूम है, तो इसकी खोज की गई है, जम्मू कश्मीर में की गई है, हिमालय क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता? तो ये कलिंगा लॉरेंस ने जीता है, लॉरेंस। उपविजेता रहा इसमें रांची लॉयर्स। जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, वैसे ही ये हॉकी का है, हॉकी इंडिया लीग। जैसे आप ध्यान रखते हैं आईपीएल का, वैसे ही ध्यान रखिएगा, कलिंगा लॉयर्स हॉकी में जो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस प्रमुख राजनेता और उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये काफ़ी दुखद है, अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। अभी बात चल रही है इनकी वाइफ जो है सुनेत्रा पवार, उनको बनाया जाएगा महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री, जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण को मंजूरी दी। यह कहाँ पर स्थित है? तो मत्स्य संपदा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत के एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो ये म्यांमार अंडमान एंड निकोबार के म्यांमार बंदूर में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है अचान कमार। और छत्तीसगढ़ से आप बता सकते हैं क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बता सकते हैं तो बताइएगा। हाल ही में नीति आयोग ने किस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो इसका नाम है संपूर्णता अभियान। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ 28 जनवरी 2026 को किया है, जो 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है साथ में। हाल ही में भारत ने किस संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत संपन्न की, जिसे मदर ऑफ डील्स कहा गया? तो ये यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर हाजी कासम जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये ढोलक से संबंधित हैं, गुजरात के लोक कलाकार हैं। UITAI द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा साझा किए बिना उम्र सत्यापन के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आधार ऐप। ये आधार के लिए UITAI का नया मोबाइल एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये सुनावेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समारोह किस समारोह के साथ होता है, जिसका आयोजन विजय चौक पर किया गया? 30 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। बीटरिंग स्ट्रीट समारोह कहते हैं, गणतंत्र दिवस समापन समारोह होता है। किस राज्य ने सरकारी अस्पताल में देश का पहला समर्पित मोनोपोज क्लिनिक शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, मोनोपोज क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर क्या रखी गई है? तो ये 6.8% से 7.2% रखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आया है, इसके जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर हैं। इन्हीं की देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 तैयार किया गया। ये पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन के भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, V अनंत नागेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म का नामांकन किया गया है? बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में मणिपुरी फिल्म है बूंग। ये ध्यान रखिएगा, बूंग इंपॉर्टेंट है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए संशोधित नया आधार वर्ष 2024 तय किया गया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से हुआ है, इसी में सब तय किए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है 38वें स्थान पर। 2019 में 66वें स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 3 सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार भारतीय नौसेना को दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस वीडियो में हमने पद्म श्री पुरस्कार से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ऐड की है, इसको देखिएगा आप। पद्म श्री पुरस्कार क्या होते हैं? तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद या भारत रत्न के साथ ही देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसके बाद दूसरे नंबर का पुरस्कार पद्म विभूषण आता है, जो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत होता है। तो इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको देखिएगा। तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के साथ देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, जो सार्वजनिक सेवा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में असाधारण योगदान को पहचानने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा जाता है। तो 1954 में हुई थी भारत रत्न के साथ ही। शुरुआत में 2 नागरिक पुरस्कार के रूप में शुरुआत की गई थी, भारत रत्न और पद्म विभूषण। बाद में पद्म विभूषण को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। 1955 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ऐसे ही पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए है। पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए है। इससे जुड़े हुए और भी तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, जैसे सभी पद्म पुरस्कार नामांकनों की समीक्षा पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जिसे प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट किया जाता है। समिति को पूछा जा सकता है, और कैबिनेट सचिव इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कि पद्म पुरस्कार के नामांकन के लिए तैयार की गई समिति किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कैबिनेट सचिव। उसमें ऑप्शन होगा कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे कई ऑप्शन मिल सकते हैं आपको कि कोई मंत्री, इस तरीके से बहुत से ऑप्शन मिल सकते हैं। तो कैबिनेट सचिव आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव तथा 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसकी सिफारिशें अंतिम अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। फिर वही इस पर प्रमुख रूप से मोहर लगाते हैं किस किस को क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से इसमें रखना है, कौन कौन हटाना है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18(1) राज्यों को सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर व्यक्तियों की उपाधियां प्रदान करने पर रोक लगाता है। तो क्या ये पद्मश्री कोई उपाधि है? किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, ये व्यक्तिगत किसी प्रकार की वंशानुगत उपाधि नहीं है। पद्मश्री, पद्म विभूषण ये एक तरीके से अर्जित की गई है। जैसे आप डॉक्टर की कोई डिग्री करते हैं तो डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियरिंग की कोई डिग्री करते हैं इंजीनियर लगा सकते हैं। वैसे ही आप बताया गया है, संविधान में लिखा है, मतलब संविधान में क्या लिखा है, इसकी जो समिति तैयार की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कहती है कि वैसे ही व्यक्तियों ने पूरे जीवन भर अपने जो काम किए हैं उसकी सेवा के लिए उनको ये दी जा रही है। तो ये कोई उपाधि नहीं है, ये किसी प्रकार से अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती है। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे समझाने का सार आप समझेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चौथा पॉइंट कहता है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, जो 1996 का है। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत शीर्षक नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। जैसे ब्रिटेन में उपाधि चलती है सर की, तो वो उपाधि उस तरीके की ये नहीं है। भारत में उपाधियों का अंत है ही अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 के तहत ये कोई उपाधि नहीं है और अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती है पद्मश्री। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 5 वो व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण बने। ये तो नाम आपको ध्यान रखना ही है। अभिनेता धर्मेंद्र सिंह, इनको मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र में अभिनेता थे, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। इसके अलावा श्री के.टी. थॉमस, ये सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए हैं, केरल के। सुश्री एन राजम, इनको भी मिला है, कला के क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट तो विशेष तौर पर सुश्री एन राजम का नाम ध्यान रखें। श्री पी नारायण, साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हुए, केरल के, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। तो श्री वी.एस. अच्युतानंद, ये आपको बताया केरल के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, इन्हें सार्वजनिक मामले के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको पद्म विभूषण मिला है। तो ये 5 नाम तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। इसके अलावा ये 13 नाम दिए गए हैं, इनको मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। सुश्री अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यार, आप जानते हैं इनको, ये भगत सिंह कोश्यार शायद राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये इनके बारे में इतना पता नहीं, चलो
तीसरा है श्री कोल्लेपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी, श्री मुमुट्टू डॉक्टर नोरी दत्तायुड, श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत, श्री SKS महिलानंदन, श्री शतावधानी आर गणेश, श्री शिबू सोरेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, झारखंड राज्य को स्थापित करने में मुख्य भूमिका रही। इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण में कंफ्यूज नहीं होना है। श्री शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। श्री उदय कोटक व्यापार एवं उद्योग से जुड़े हुए महाराष्ट्र के, श्री VK मल्होत्रा, श्री वेलापल्ली नोटेसन, श्री विजय अमृतम। स्पोर्ट्स में मिला है इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ध्यान रखना है। तो ये नाम बता दिए, और उसके अलावा वन लाइनर में मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो तो ऐड कर ही दिए। और ये खेल से संबंधित वो लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं। पद्म भूषण विजय अमृतराज को, ये अभी इसमें था ही, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुए 9 लोगों को मिला है, आपको बताया था। बलदेव श्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, पद्मश्री मिला है। भगवान दास रायकर, इनको भी पद्मश्री मिला है। हरमनप्रीत कौर, ये क्रिकेट की हैं। के पॉजविकन, पद्मश्री मिला है इनको, खेल से जुड़े हुए हैं। ये एक मार्शल आर्ट होती थी, उससे जुड़े हुए हैं। मार्शल आर्ट का नाम था सिलबम मार्शल आर्ट, के पॉजनवेल, ये नाम इनको पद्मश्री मिला है। प्रवीण कुमार, ये आप जानते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए। रोहित शर्मा क्रिकेट से जुड़े हुए। सविता पूनिया, ये आप जानते हैं हॉकी की खिलाड़ी हैं, गोलकीपर रही हैं। व्लादिमीर मोस्टोवलिक, ये कोच रहे हैं, इनको पद्मश्री मिला है। इन्होंने भारत के खिलाड़ियों को कोचिंग दी है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये के पॉजनवेल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिलबम एक मार्शल आर्ट होती है, उससे जुड़े हुए हैं। और भगवान दास रायकवार, ये एक मार्शल आर्ट थी, बुंदेली मार्शल आर्ट, उससे जुड़े हुए थे ये, इस तरीके से। तो ये आप एक बार PDF पढ़िएगा ध्यान से, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, ये आपको बताने हैं इनके आंसर। पहला है क्वेश्चन, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृत पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में हर जिले में रोजगार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना शुरू की गई। तीसरा क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थान में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन केंद्रों की स्थापना अनिवार्य की है। तो ये था आज का हमारा वन लाइनर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।